हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो यह अधिनियम 1909 के पार्लियामेंटरी रिफॉर्म के बाद आया। और आइए देखते हैं इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। ओके, साथियों, आने वाले यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए यह संविधान की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मूल विधि और संविधान काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है। और उस हिसाब से यह संविधान की जो सीरीज चल रही है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियो को लगातार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि जो साथी या जो दोस्त हमारे नहीं हैं संस्था के जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कहीं न कहीं, तो अगर उनके पास साधन या सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो कम से कम उनके पास वीडियो पहुंच जाए। इसलिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों, यारों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919। आइए देखते हैं इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। चूँकि हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म था 1909 का, वह भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर सका और सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली से असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, जबकि 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया जो आयोग था उसकी रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना तथा होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जो एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनज़र तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही थी। इसमें मॉन्टेग्यू भारत आए और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड और अन्य नेताओं से शिमला में एक मीटिंग की, जिसके पश्चात 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इसी संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। ओके, तो यह रहा इस अधिनियम के आने का कारण। अब आइए देखते हैं इस अधिनियम के कुछ प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय के भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय के पद पर थे। यह एक्ट पारित तो 1919 में हुआ, लेकिन इसे लागू 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है उत्तरदायी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन अक्सर सिविल के प्रीलिम्स में और अन्य एग्जामों में भी, जो आपके वनडे के एग्जाम हैं तो उनकी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है कि उत्तरदायी शब्द का प्रयोग। तो याद रखिएगा, जो उत्तरदायी शब्द था, उत्तरदायी शासन, उसका प्रयोग कहाँ किया गया? सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित कर दिए गए। यानी भारत में जो ब्रिटेन में जो भारत का एक उच्चायुक्त कार्यालय था उसका गठन किया गया। ओके, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर
राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पहचान करके उनकी सूची बना करके उनको अलग अलग कर दिया गया और राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया, यानी राज्यों को और केंद्रों को, तो दोनों को अपनी परिषदों में अपनी जो सूची के उनके जो विषय थे उन पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। ये मैंने बताया आपको। इसमें जो है प्रांतीय विषय थे उनको पुनः दो भागों में बांटा गया। ओके, जो पहला था उसे कहा गया सुरक्षित विषय और जो दूसरा था उसे कहा गया हस्तांतरित विषय। ठीक है, हस्तांतरित माने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ओके, तो जो सुरक्षित विषय थे उसमें कौन कौन से थे देख लीजिए, राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। ये कौन से विषय थे? सुरक्षित विषय थे। और इनका शासन माने जो सुरक्षित विषय थे उसका शासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सुरक्षित विषय थे जैसे कि पुलिस, न्याय, प्रशासन, वित्त, राजस्व आदि, इन सभी विषयों को सुरक्षित विषय में रखा गया और ये इनका जो है क्रियान्वयन या इनका जो है शासन जो होता था, तो इनका शासन गवर्नर अपनी परिषद की सदस्यों की सलाह से करता था। ओके, अब दूसरा था वह था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी जिससे अंग्रेजों को बहुत विशेष मतलब नहीं था, तो उन विषयों को हस्तांतरित विषय कहते थे। और हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ओके, चलिए देखिए, मैंने बताया आपको कि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर भारत के मंत्रियों की या परिषद के मंत्रियों की सलाह से काम लेता था और जो क्या थे, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ओके, माने जो परिषद के जो भारतीय मंत्री थे वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि जो आरक्षित विषय था, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था और ये जो सदस्य थे इसके, यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ओके, इसी व्यवस्था को शासन की दोहरी व्यवस्था कहा गया, इसे ही द्वैध शासन कहा गया। ओके, हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। एक चीज़ और जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया था। ओके, माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद था उसके सृजन की जो सलाह थी इसी एक्ट में दी गई थी। ओके, और 1921 का नरेंद्र मॉडल, जिसे कहते हैं चेंबर ऑफ प्रोविडेंस, जिससे रियासतों की 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था की गई। ओके, मतलब इसमें जो रियासतें थी उनको 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था की गई। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में से एक सुधार था। आगे देख लेते हैं। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ओके, तो इसमें इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का जो स्थान था वह राज्य परिषद ने ले लिया, जिसे उच्च सदन कहा गया, और विधानसभा का स्थान किसने ले लिया? द्विसदनात्मक विधान मंडल ने लिया, जिसे निम्न सदन कहा गया। ओके, जो राज्य परिषद यानी जो उच्च सदन थी, माने जिसे राज्यसभा हम कह सकते हैं, उसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या 60 थी। 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित और शेष नामांकित थे।
और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित और शेष नामांकित होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ किसको था? विधानसभा को, यानी निम्न सदन को। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो बजट का स्वीकृत करने का अधिकार था वह किसको था? विधानसभा को, और विधानसभा में 145 सदस्य थे और वह एक निम्न सदन थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया, और इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि इस अधिनियम के द्वारा, माने 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ओके, साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा 1919 में ही मतलब सिविल सेवा माने लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको हम कि यह जो गठन का जो प्रावधान किया गया यह किसके आधार पर था? यह था ली कमीशन के आधार पर। याद लिखिएगा, ली कमीशन, इसे भी याद रखिएगा आप लोग, ली कमीशन के आधार पर, माने ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया गया। आगे देखते हैं। इसी एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और जिसमें राज्य विधानसभाओं को अपना अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए और अब तक जो वेतन, यानी जो भारत में ब्रिटिश संसद के भारत सचिव थे और मंत्री थे, उनका वेतन जो अब तक भारत के राजस्व से दिया जाता था वह अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री और भारत सचिव का जो वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान था उसे ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ओके, तो साथियों ये रहा हमारा आज का अधिनियम। चूँकि इसमें फैक्ट काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें जो फैक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उत्तरदायी शासन का प्रयोग, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी द्वैध शासन की स्थापना, विधानसभा और राज्य परिषद, लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, और जो है प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग अलग करके उनकी सूची बनाना। ठीक है, तो ये सब टॉपिक इसमें थे, इसलिए यह अधिनियम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा। और यह आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।